हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 70, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए। और हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। इससे पहले लेक्चर 69 तक की जो वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस ज़रूर देखने चाहिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की उतना ही बेटर है। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो डिस्कस कर सकते हो। ओके। Deviations of a certain number of items measured from 4 is 72। ये आपका क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से है, मीन से रिलेटेड। फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फॉर्मूला आएगा तो आप क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपके कॉमर्स के एग्जाम में। ओके। अगर आप लोगों को जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वैसे वैसे फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, पहले से या नया पता चलता है, तो साथ के साथ उसको फॉर्मूला के लिए अलग से नोट्स बनाइए। ओके। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम 7 इज -3। एक चीज़ आप ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला है, हमें बोला है द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स मेजर्ड फ्रॉम 4 इज 72। ठीक है। और जो सम है डेविएशंस का वो कितना दिया है, -3। तो हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है और मीन निकालना है। ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको दो यूनिट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। एक तो हमने पहले केस में हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है, आपको पता होगा, एज्यूम्ड मीन हम जो मानते हैं ए। एक तो 4 है, ठीक है, एक दूसरा क्या है, 7 है। इसका यूज़ करते हुए हमें एन निकालना है और अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। फर्स्ट केस में सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ डी। डी क्या होता है, जो आपने डेविएशंस ली हैं मीन से, ओके, डिवाइडेड बाय एन। अगर आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर ए तो है हमारा एज्यूम्ड मीन, शॉर्टकट मेथड आपको पता होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम अपनी तरफ से उसको क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। डी क्या है, जो सम ऑफ डेविएशंस, यानी कि जो आपने हर आइटम से मीन लेस किया है और जो डेविएशंस आई है उनका टोटल डिवाइडेड बाय एन। तो फर्स्ट केस में हमारा मेजर्ड फ्रॉम 4, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन 4 है। यहाँ पर जो हमारे पास एज्यूम्ड मीन है वो 4 है, ठीक है। और यहाँ से हमने जो डेविएशंस लिए उनका सम, यानी कि समेशन ऑफ डी यहाँ 72 है। एन हमें निकालना है, एन को यहाँ इसके इक्वल रख दिया। और सेकंड सीरीज में हमें बोला है कि जो सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम 7, 7 यहाँ पे हमारा ए हो गया और -3 हो गया समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने क्या लेना है, एलसीएम ले लिया और इसको सॉल्व करोगे तो 4n + 72 और यहाँ से बन जाएगा 7n - 3। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे n वालों को, तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू तो 25 आ गई। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन आप लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 4 + 72। एन अभी हमने निकाला था, कितना आया, 25। इसको फिर जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.88। तो हमारा आंसर, तो हमारा यहाँ मीन आ जाएगा 6.88, यानी कि हमारा एन है यहाँ पर 25 और मीन आ जाएगा 6.88। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब रोटेशन इंक्रीजेज द मोनोटोनी ऑफ अ जॉब। ये आपका क्वेश्चन है एचआरएम से, और नेट के एग्ज़ाम में जो एचआरएम से काफ़ी पूछा जाता है और पीजीटी कॉमर्स में भी। तो आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जॉब रोटेशन में क्या होता है कि जैसे हमें लेवल हमारा सेम रहता है लेकिन हमारी जॉब रोटेट होती रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें ना सारा एक्सपीरियंस मिलता है काम का, लेकिन मोनोटनी का मतलब यहाँ पे ये है कि हम बोर हो जाते हैं। नहीं, जॉब रोटेशन से हम लोग बोर नहीं होते, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, जॉब आपकी रोटेट हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर
गलत हो जाएगा। सेकंड में है कि जॉब रोटेशन जो है एम्प्लॉयज़ को वाइडर एक्सपीरियंसेस और उनको अच्छे से और ज़्यादा वो सीखते हैं। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जॉब रोटेशन से उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, उनकी जॉब रोटेट होती है और वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा और सेकंड वाला करेक्ट है। हमें ये बताना है कौन सा, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। ओके, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नॉट वर्ड का बहुत ध्यान रखना है आपने एमसीक्यूज जब सॉल्व करने हैं तो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 टाइप की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। एक है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको बताना है कौन सा रिलेट नहीं करता। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है पेमेंट मेड टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। सेकंड ऑप्शन है सैलरी एंड वेज पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज़। थर्ड है रेंट पेमेंट्स एंड फोर्थ है परचेज और सेल ऑफ एन एसेट। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका क्या आंसर होगा, कौन सा रिलेट नहीं करता कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन बैलेंस शीट। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो कॉन्टिजेंट हमारे सिचुएशनल लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते ये फाइनल लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल है, अब मान लो हमारे लिए जैसे कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में। अब हो सकता है वो हमारे अगेंस्ट हो सकता है वो हमारे फेवर में हो। तो अगर वो हमारे अगेंस्ट होगा तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन इसके बारे में हमें बताना पड़ता है बैलेंस शीट में, फुट नोट में हम लोग बताते हैं, ठीक है, इस चीज़ को फुट नोट होते हैं बैलेंस शीट के, उसमें बताते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, एक है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक है फुल डिस्क्लोजर, एक है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, एक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है हर चीज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो हमें कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को भी बताना पड़ेगा, चाहे एज अ फुट नोट हो। तो ये कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से, all cost incurred during a particular period should be charged to the revenue of that period for determining the net profit is stated under which concept। जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया। तो अब आपको ये इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाता है, चाहे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में हो जाता है, एजर्शन रीजनिंग हो जाता है, या फिर सिंपल जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको पहचानना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको बोला है किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो जो कॉस्ट हुई हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी रिवेन्यू, ठीक है, यानी कि मान लो आपने कोई इनकम अर्न की, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ है, तो वो आप किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो फर्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेकंड है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है मटेरियलिटी, फोर्थ है ड्यूअल एस्पेक्ट। तो ये होता है हमारा मैचिंग। मैचिंग में हमें जितने भी हमने रिवेन्यू अर्न किया है उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो हमें मैच करने पड़ते हैं, फिर जाके हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। जैसे कि हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कई बार हम देते नहीं है ना, तो हमें फ्यूचर में देने पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उसको शो करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे कि हम लोग जो है मशीनरी है उसको बैलेंस शीट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे दिखा रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस होता जाता है, दिखाते तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हैं। ऐसे ही ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब एक एंट्री का डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुडविल ऑफ अ फर्म और ए एंड बी, यानी कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। गुडविल उनकी वैल्यूड हुई है 30,000 पे, ठीक है, और जो गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है वो 12,000 है। तो आपको निकालना है कि जो सी है, एक नया पार्टनर आया है सी, वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो उसे कितना गुडविल लाना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2 टाइप की गुडविल बोला हुआ है, एक तो आपकी वो जो बुक्स में अपीयरिंग है, एक वो है जिस टाइम वैल्यूएशन तब किया गया जब सी एडमिट हो रहा है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इसमें, जो अपीयरिंग हो रही है हमने उसको यूज़ नहीं करना होता है। जो वैल्यूएशन हुआ है 30,000 का, अब वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4, तो 30,000 का 1/4 यानी कि 7,500 जो है उसको लाना पड़ेगा।
ठीक है, 7500 आएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 12,000 बोला है कि जो गुडविल अपीयरिंग हो रही है बुक में, तो इसको नहीं देना, जो वैल्यूएशन हुआ है गुडविल का उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए, बी और सी का है 3:1, ओके, और ये चेंज हो गया 1:3, यानी कि कई बार हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो ऑलरेडी हैं उनके बीच में ही रेशो चेंज हो जाता है। तो अब आपको बताना है, अगर पहले ए बी सी का था 3:2:1, अब वो चेंज होके हो गया 1:2:3, तो बताना है ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसका शेयर अनअफेक्टेड, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बोला हुआ है ए बी सी या ए और सी दोनों, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं, और इससे पहले की वीडियोस हैं जो 68 लेक्चर्स तक, 69 तक। ओके, तो आपने अच्छे से उनके देखने हैं क्वेश्चंस। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।